नमस्कार फ्रेंड, आपका हमारे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होती है। पिछले वीडियो में हम लोग संधारित्र के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी कैपेसिटर, जिसको कंडेंसर कहते हैं, कैपेसिटर के भीतर वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होती है। वैद्युत शब्द दरअसल में स्थिर वैद्युतिकी का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए उपयोग कर रहे हैं। और स्थिति ऊर्जा, इसके बारे में हम लोग पिछली कक्षाओं में काफ़ी कुछ जान चुके हैं। अगर स्थिति ऊर्जा की बात की जाए तो किसी पिंड में स्थिति विशेष के कारण जो ऊर्जा होती है उसे स्थिति ऊर्जा कहते हैं। अब स्थिति ऊर्जा कई प्रकार की हो जाती है। गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, वैद्युत स्थिति ऊर्जा, स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा वगैरह वगैरह। तो यहाँ हम लोग कैपेसिटर यानी संधारित्र की स्थिति ऊर्जा जानेंगे। अब संधारित्र की स्थिति ऊर्जा तभी डिफाइन होगी जब संधारित्र आवेशित होगा। अब बात आती है कि संधारित्र की स्थिति ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, या संधारित्र की स्थिति ऊर्जा किसे कहते हैं। तो जब संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है। यह कार्य कोई भी कर सकता है, हो सकता बैटरी हो या सेल हो या किसी अन्य स्रोत से आप आवेशित करते हैं तो वह स्रोत कुछ कार्य करता है आवेशित करने में। तो संधारित्र को पूर्ण रूप से आवेशित करने में जो कार्य किया जाता है उस कार्य को ही हम संधारित्र की स्थिति ऊर्जा कहते हैं, या फिर क्योंकि आवेशित किया गया है तो संधारित्र की वैद्युत स्थिति ऊर्जा कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे और यह जानेंगे कि किसी संधारित्र की वैद्युत स्थिति ऊर्जा कितनी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप संधारित्र की बात करें तो इसको हम कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। यहाँ ये दो प्लेटें होती हैं, ठीक है। इस संधारित्र की धारिता जो है अभी C है, यानी कि इसकी कैपेसिटी जो है C है और इस पर कोई आवेश नहीं है, यानी कि यह निरावेशित है, यानी चार्ज नहीं है। तो अब होगा क्या, अब इस पर हम आवेश देते जाएं तो यह चार्ज होती जाएगी, चार्ज होती जाएगी। और जब यह पूर्ण रूप से चार्ज हो जाएगी यानी कि आवेशित हो जाएगी तो इसको चार्ज करने में शुरू से लेकर अंत तक जितना कार्य किया गया होगा उन सभी कार्यों को हम इसकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा कहेंगे। अर्थात अगर किसी कैपेसिटर की वैद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करना है तो हम उसको आवेशित करने में किए गए कार्य को ज्ञात करना है, तो वह कार्य ही इसकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा कहलाएगी। एक चीज जरूर ध्यान में रखिएगा कि वैद्युत स्थिति ऊर्जा अनावेशित यानी डिस्चार्ज कैपेसिटर की नहीं होती है जब तक कि कैपेसिटर चार्ज नहीं हो जाता है। हाँ, ये बात अलग है कि कैपेसिटर फुल चार्ज है या फिर अपूर्ण रूप से यानी हाफ चार्ज है या थोड़ा कम ही चार्ज है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह एक कैपेसिटर है जिसकी दो प्लेटें हैं और इसकी कैपेसिटी है C। तो शुरू में आपने क्या किया, इसको एक बहुत छोटा सा आवेश दिया। थोड़ा सोचिएगा, कितना आवेश दिया, बहुत छोटा सा। तो बहुत छोटे से आवेश को हम कह सकते हैं dq आवेश दिया। dq को आप सिर्फ q भी कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
आपने क्यू आवेश दिया, तो आपको क्या लगता है इस आवेश को देने में कार्य करना पड़ा होगा कि नहीं? हो सकता है आपको लगे कि आवेश को देने में कार्य करना पड़ा होगा, लेकिन यदि आप भौतिकी के दृष्टि से देखेंगे तो कहेंगे कि शुरू में कोई चार्ज था ही नहीं, प्रारंभ में कोई चार्ज था नहीं। तो जब आप एक प्लस चार्ज को प्लेट पर डालते हैं तो कोई वैद्युत क्षेत्र न होने के कारण कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, यानी जब आप पहला चार्ज रखेंगे तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ वैद्युत क्षेत्र नहीं है। अब जब पहला चार्ज जो ही इस पर डालेंगे होगा क्या? पहला काम होगा कि यह चार्ज रखेंगे तो प्रेरण के कारण इस पर ऋण आवेश आ जाएंगे, ठीक है, और इसके बीच में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। जिस वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर। अब नेक्स्ट आप अगला चार्ज डालेंगे। अब अगला चार्ज डालेंगे तो यह वैद्युत क्षेत्र इस आवेश को यहाँ रखने का विरोध करेगा और उस विरोध करने के कारण आपको उस वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जो कि बल लगा रहा है उस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो दूसरा चार्ज रखेंगे तो फिर आपको कार्य करना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पर एक प्रेरण द्वारा माइनस चार्ज आ जाएगा। अब तीसरा रखेंगे तो फिर कार्य करना पड़ेगा। अब लेकिन देखिएगा, ध्यान दे लीजिएगा, जब पहला चार्ज रखने जा रहे थे तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो कार्य नहीं करना पड़ा, लेकिन जब दूसरा चार्ज रखने जा रहे थे तो इस आवेश के कारण इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया था जो दूसरे आवेश को आने से रोक रहा था, बल लगा रहा था प्रतिकर्षण का। आपने कार्य करके इस पे रख दिया, लेकिन जब तीसरा रखेंगे तो अब दूसरा में जितना कार्य करना पड़ा है उससे ज्यादा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब चार्ज बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा और लगने वाला बल भी बढ़ेगा। चौथा रखेंगे तो और ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, पांचवा और ज्यादा, छठा, सातवां, आठवां, जितना चार्ज है आप रखते जाएंगे और उत्तरोत्तर और अधिक कार्य करना पड़ेगा। एक समय आएगा यह फुल हो जाएगा, यानी कि चार्ज हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा, ठीक है। अब चार्ज हो गया तो कितना कार्य करना पड़ा? पहले में कुछ कार्य नहीं करना पड़ा, दूसरा दिए तो कुछ करना पड़ा, तीसरा में और ज्यादा, चौथा में और ज्यादा, पांचवें में और ज्यादा कार्य करना पड़ा और आखिरी वाले आवेश को देने में सबसे ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। अब इन सभी कार्यों को जोड़ लें तो आवेशित करने में कुल कितना कार्य किया जाएगा यह पता चल जाएगा और फिर हम कहेंगे कि यह कार्य ही इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। परंतु ये काफी जटिल है, एक एक आवेश को देना और कार्य की गणना करना, तो इसको हम एक दूसरे तरीके से कलन विधि द्वारा लगाएंगे। तो चलिए मान लीजिए कि इसको आवेशित करने में, पूर्ण रूप से आवेशित करने में क्यू चार्ज देना पड़ा। कितना आवेश देना पड़ा? क्यू आवेश देना पड़ा पूर्ण रूप से चार्ज करने में। और इसकी धारिता जो है सी है, कैपेसिटर की धारिता जो है वह सी है। इस आवेश के कारण कैपेसिटर का कुछ विभव भी हो जाएगा। याद रखिए, पूर्ण रूप से आवेशित हो गया है तो पूर्ण रूप से आवेशित हो जाएगा तो कुछ इसका विभव भी होगा कैपेसिटर का। तो विभव कितना होगा? तो मान लेते हैं विभव हो जाता है V। तो इनमें संबंध क्या है? तो जानते हैं कि तब इनमें संबंध होता है C बराबर V अपान Q अपान V, ठीक है। तो सिंपल ही है, इतना कुछ सब छोड़ दीजिए और ये समझ लीजिए कि मान लेते हैं कैपेसिटर को पूर्ण रूप से चार्ज करने में Q आवेश देना पड़ता है। इस आवेश के कारण विभव मान लेते हैं V हो जाता है, और जबकि कैपेसिटर की कैपेसिटी C है। तो कैपेसिटी की जो परिभाषा है उस परिभाषा के अनुसार कैपेसिटी बराबर होता है चार्ज बटे वोल्टेज या विभव, ठीक है। इस संबंध को यहाँ पर रखे रहिए।
अब थोड़ा कार्य की गणना करेंगे, कैसे करेंगे यह देखिए। जब आप इसको आवेश दे रहे थे तो शुरू में 0 आवेश था, उसके बाद धीरे धीरे आवेश बढ़ता गया और एट लास्ट कितना आवेश हो गया, Q। तो बीच में किसी कल्पना करिए कि पूर्ण रूप से चार्ज नहीं है, कुछ आवेश दे चुके हैं लेकिन पूर्ण रूप से चार्ज नहीं है। तो मान लें कि माना किसी समय संधारित्र और आवेश Q डैश है, ठीक है। कहने का मतलब पूरा चार्ज हो रहा है तो आवेश Q है, अभी पूरा चार्ज नहीं हुआ है, थोड़ा कम ही हुआ है। और उस समय आवेश कितना मान लेते हैं, उस समय आवेश Q डैश है। तो विभव भी तो बढ़ के भी नहीं हुआ होगा, थोड़ा कम ही रहा होगा। तो विभव कितना होगा, तो मान लेते हैं तथा विभव V डैश है। आएगा सुने, आवेश किसी समय Q डैश है और उस समय विभव V डैश है, ठीक है। अब क्या करेंगे, तब कहेंगे कि अब इसके बाद याद रखिए आवेश कितना है, Q डैश है, विभव कितना है, V डैश है। किसी बीच की स्थिति में हम बात कर रहे हैं। और अब उसके बाद हमने आवेश दिया, ठीक है। अब पुनः संधारित्र को dq आवेश देने में किया गया कार्य, इस लाइन को समझिएगा। समझना यह है कि किसी स्थिति में, किसी बीच की स्थिति में बात कर रहे हैं, उस समय आवेश कितना है, Q डैश, उस समय विभव कितना है, V डैश, ठीक है। अब उस Q डैश के बाद आवेश तो देना है, फुल चार्ज करना ही है। तो Q डैश आवेश है, अब और आवेश दे रहे हैं और बहुत छोटा सा आवेश देते हैं, कितना, dq। तो इस dq को देने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो कहेंगे छोटा सा आवेश दे रहे हैं तो छोटा सा कार्य भी करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं छोटा सा कार्य dq हो, dw हो, तो dw बराबर कितना होता है, dw बराबर कितना, तो कहेंगे dw बराबर होगा विभव W की, एक मिनट यहाँ रुक जाइएगा, अगर नहीं जानते हो तो W बराबर क्या होता है, तो W बराबर फार्मूला होता है VQ, यानी विभव गुणे आवेश होता है, ठीक है, विभव और गुणे आवेश। तो अब जब dq दे रहे थे तो आवेश कितना दिया आपने, dq, उस समय विभव कितना था, V डैश था। आई बात समझ में। तो कार्य कितना करना पड़ेगा, तो हमने मान लिया है कि छोटा सा आवेश देने में छोटा सा कार्य हुआ है। तो इस कार्य का फार्मूला क्या लिखेंगे, तो कहेंगे उस समय जो विभव होगा और जो आवेश दिया गया है, ठीक है, उनका गुणनफल कर देंगे। तो यह फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे कैसे, तो कितना कार्य हुआ, तो कहेंगे मान लेते हैं छोटा सा कार्य dw हुआ, तो dw निकालने के लिए विभव पता होना चाहिए। तो उस समय विभव कितना था, V डैश था। आवेश कितना दिया है आपने, dq दिया, तो क्या लिखेंगे, V डैश और इंटू dq। आई बस इतना कार्य करना पड़ेगा होगा dq को देने में, अर्थात जब एक कुछ आधा मान लेते हैं, आधा चार्ज था, और जब आधा चार्ज था तो आवेश Q डैश था और विभव V डैश था। उसके बाद आपने dq और आवेश दिया, तो कितना कार्य करना पड़ा, तो हमने कहा dw, और dw बराबर क्या होता है, बहुत पहले पढ़ चुके हैं। अब यहाँ जो है V डैश का मान रखेंगे। V डैश का मान जो है समीकरण के अकॉर्डिंग लेंगे। समीकरण C बराबर होता है Q अपान V डैश, तो उसी तरह V डैश बराबर क्या होगा,
तो देखिएगा, यहाँ फिर देख लीजिए एक बार, यहाँ भी ला दें तो यहाँ सी जाएगा, तो v डैश बराबर होगा q डैश बटे सी। अब कहेंगे यहाँ सी डैश भी तो लगेगा, जिस समय कार्य की गणना हो रही है उस समय विभव v डैश है और आवेश q डैश है, तो सी भी सी डैश होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसके बारे में आपको पहले बताया जा चुका है, यह कैपेसिटी जो होती है कांस्टेंट होती है, अर्थात किसी संधारित्र की धारिता नियत होती है, वह परिवर्तित नहीं होगी। तब उस कंडीशन में v डैश बराबर क्या होगा, तो v डैश बराबर होगा q डैश, यहाँ लिख ही चुके हैं, सॉरी, v डैश बराबर q डैश अपॉन c, और v डैश का यहाँ पर मान रख देंगे, d w बराबर v डैश का मान है q डैश अपॉन c इंटू डी क्यू। अब देखिएगा, यह एक अवकलज समीकरण होता है, कलन शास्त्र में इसको कहते हैं अवकलज समीकरण। तो q डैश देने में इतना कार्य हुआ, और इसका यदि आप अवकलज समीकरण प्राप्त कर ले रहे हैं तो आप बता देंगे कि q 0 से लेके q तक देने में, ठीक है। ये थोड़ा भाषा को समझिएगा, शुरू में आवेश कितना था 0, लास्ट में फुल चार्ज होने के बाद आवेश कितना होगा q, तो 0 से q आवेश देने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो कहेंगे उपरोक्त सीमा के भीतर, यानी q बराबर 0 से q बराबर q तक यह सीमा हो गई, इस सीमा के भीतर किया गया कार्य कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे। इस समीकरण को ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट कर देखिएगा। तब संधारित्र को q बराबर q, यानी शुरू में शून्य आवेश से लेकर q बराबर q, यानी q आवेश तक आवेशित करने में किया गया कार्य, यानी कि इस कैपेसिटर को 0 से q तक आवेशित करने में किया गया कार्य कैसे ज्ञात होगा, तो कहेंगे उपरोक्त समीकरण का समाकलन करके प्राप्त किया जा सकता है। किया गया कार्य उपरोक्त समीकरण का समाकलन करके ज्ञात किया जा सकता है। अब स्पेस कम है इसलिए इसको मिटा दे रहे हैं हम, यानी कि इसका समाकलन करना है। तो इतना यदि आप समझ जा रहे हैं तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे शॉर्ट में ही लिख देते हैं। उपरोक्त समीकरण का q बराबर 0 से q बराबर q के बीच समाकलन करने पर, आइए समाकलन करते हैं। तो समाकलन करेंगे तो लिखेंगे इंटीग्रेशन dw इक्वल टू इंटीग्रेशन q डैश अपॉन c इंटू डी। समाकलन करना हम लोग पिछले वीडियो में काफी कुछ सीख ही चुके हैं। तो dw का समाकलन करेंगे तो आएगा w बराबर, यहाँ c का समाकलन नहीं होगा क्योंकि c कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा 1/c, और इंटीग्रेशन यहाँ हमने सीमा नहीं लगाया था, फिलहाल यहाँ सीमा लगा लीजिए 0 to q, यानी आवेश 0 से लेकर q तक दे रहे हैं और कार्य 0 से लेकर w तक हो रहा है। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे q डैश इंटू डी क्यू। अब इनका समाकलन करना है 0 से q के बीच में। तो समाकलन करेंगे तो समाकलन का फार्मूला होता है x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, अर्थात w बराबर हो जाएगा 1/c, और q डैश है तो इसको कोष्टक में लिखेंगे
क्यू डैश स्क्वायर अपान 2। फार्मूले में डाउट नहीं है, इसको तो बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं आप लोग और मैं कई बार बता चुका हूँ। अब यहाँ पर सीमा लगाएंगे 0 to q। अब इसके भीतर क्या करेंगे आप, रिप्लेस कर देंगे। जो वेरिएबल है, चर है, इसको इन दोनों से रिप्लेस करेंगे और महत्तम मान में से निम्नतम मान को घटा लेंगे और तब लिखेंगे महत्तम मान q है तो q स्क्वायर। देखिएगा q डैश को q से रिप्लेस करना होता है, समाकलन यदि गणित पढ़े हैं तो आप जान रहे हैं। और अपान दो चीज, चर को बदलना रहता है लेकिन गणितीय संक्रिया को नहीं बदलना रहता है। ये वर्ग है तो वर्ग होगा और 2 से भाग हो रहा है तो 2 से भाग होगा। और नियमतः लिखा जाए तो यहाँ लिखा जाएगा 0 का वर्ग बट्टे 2, लेकिन 0 का वर्ग बट्टे 2 का कोई औचित्य ही नहीं है, 0 ही होगा तो इसको हम नहीं ही लिखते हैं और बस इतना लिख देते हैं। और आपको प्राप्त होता है W बराबर 1/2। या 2 को इधर ला लिए, C को उधर ले जा रहे हैं, q स्क्वायर अपान c। आपने पता कर लिया, समीकरण प्राप्त कर लिया कि किसी संधारित्र को जिसकी धारिता c हो, ठीक है, उसको यदि शून्य से लेकर पूर्ण रूप से चार्ज किया जाए, पूर्ण रूप से चार्ज होने पर मान लिया जाए कि q आवेश हुआ, यानी कुल आवेश q हुआ, तो उसको आवेशित करने में, q आवेश से आवेशित करने में किया गया कार्य 1/2 q स्क्वायर अपान c होता है। अब आते हैं संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा। जैसे कोई पूछ ले संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, तो कहा जाता है संधारित्र को आवेशित करने में जो कार्य होता है या किया जाता है उस कार्य को ही संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्योंकि स्थितिज ऊर्जा को आप U से डिनोट करते हैं, तब उस स्थिति में यह W जो होगा यही कार्य स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा और तब इसको हम U से डिनोट करेंगे और यहाँ पर हो जाएगा U, यही स्थितिज ऊर्जा बन जाएगी और एक इसके बराबर हो जाएगी W के बराबर, और W के बराबर है हाफ q स्क्वायर अपान c। हाफ q स्क्वायर अपान c, क्योंकि यह ऊर्जा है तो इसलिए मात्रक इसका जूल लिख दिए और इस प्रकार से आपका यह समीकरण प्राप्त हो जाता है। अब सुनिए, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का जो समीकरण है यह संधारित्र के आवेश और उसकी धारिता के पदों में है। इसको कई और तरीके से भी लिखा जा सकता है। फिलहाल अगर आप ये समझ चुके हैं तो मैं इसको इमेज कर दे रहा हूं, ठीक है। और अब आते हैं स्थितिज ऊर्जा को अन्य प्रचालों में यानी विभव के पदों में वगैरह वगैरह जानेंगे। जैसे यह स्थितिज ऊर्जा हो गया, और कैसे लिख सकते हैं, तो चूंकि आप जानते हैं C बराबर होता है Q अपान V। C बराबर क्या होता है, Q अपान V। इसलिए अगर इस समीकरण में हम C का मान रखना तो क्या हो जाएगा, तब कहेंगे इसलिए U जो हो जाएगा 1/2, Q स्क्वायर तो ऊपर पहले से है, अपान C लिखने के बजाय C का मान लिख देते हैं Q अपान, ठीक है। अब क्या होगा, V ऊपर चला जाएगा, Q से Q ये कट जाएगा और आपका होगा U बराबर हाफ, Q से Q कट गया, V ऊपर चल गया, Q यानी कि इतना कार्य इतनी स्थितिज ऊर्जा होगी। अब इसी तरह से यह Q और V के पदों में है, यह Q और C के पदों में है। अब हम जानना चाहते हैं C और V के पदों में कैसे लिखें, तो फिर एक बार इस पर आ जाएंगे, ठीक है। इसमें जो है V को अगर पक्षांतर करना है तो V C बराबर होगा Q। देखिए भाग हो रहा है, इधर आएंगे तो गुणा हो जाएगा,
Q बराबर VC हो जाएगा। पुनः फिर अब देखिए इसी समीकरण में आप जो है Q का मान रख दीजिए। तो Q का मान कितना है? Q का मान होता है VC। तो यहाँ पर रखिए Q बराबर VC। एक भी तो पहले से ही था, तो V का V से गुणा हो जाएगा तो V स्क्वायर हो जाएगा। V स्क्वायर या किसी भी संधारित्र जिसकी धारिता C हो, आवेश Q हो और उसका विभव V हो, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का यह 3 समीकरण होते हैं। तीनों समीकरण की विशेषता क्या है? जब आपको आवेश पता होगा और धारिता पता होगी तो इस फार्मूले से ज्ञात कर लेंगे। जब आवेश पता होगा, विभव पता होगा तो इस फार्मूले से ज्ञात करेंगे। और जब विभव और धारिता पता होगी तब आप इस समीकरण के प्रयोग से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। जैसे न्यूमेरिकल कैसे हल करेंगे? मान लीजिए आवेश दिया हुआ है 6 माइक्रोकूलम। कितना दिया है? 6 माइक्रोकूलम आवेश है और वोल्टेज जो है 2 वोल्ट है। अब इन चीजों को छोड़ रहा हूं, न्यूमेरिकल वाले पक्ष को समझ लेते हैं। अगर कोई कहे एक संधारित्र पर 6 माइक्रोकूलम आवेश है और उसका विभव 2 वोल्ट है, तो बताइए उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? तो क्या क्या पता है? Q पता है और V पता है। Q पता है, V पता है, तो इस फार्मूले को लगाएंगे। तो इस फार्मूले को लगाएंगे तो देखिएगा कितना होगा। तो होगा U बराबर 1/2 और इंटू Q का मान कितना है? 6 माइक्रोकूलम है। तो माइक्रोकूलम में एमकेएस पद्धति का मात्रक नहीं है, तो सभी को एक पद्धति में बदलेंगे। तो ये 6 माइक्रोकूलम है तो इसको कूलम में बदलेंगे तो 10 की घात -6 से गुणा करा देंगे। -6 से हमने गुणा करा दिया। ठीक है। आई टू विभव, तो यह तो ठीक है, एमकेएस पद्धति या साई पद्धति का मात्रक है, तो इसको यहाँ 2 लिख देंगे। अब 2 से 2 कट जाएगा, अब हो जाएगा 6 गुणे 10 की घात -6। ऊर्जा है तो जूल में, यानी कि इसकी इस दिए गए कैपेसिटर की वैद्युत स्थिति ऊर्जा आप ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है। तो आज के वीडियो में आपने जाना कि किसी कैपेसिटर की यानी संधारित्र, जिसको व्यापारिक भाषा में कंडेंसर भी कहा जाता है, कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में जानकारी प्राप्त किया। आशा है आपको चीज़ें समझ में आई होगी, और यदि आपको कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रहा है तो वातावरण में स्टूडेंट जो इसे देख रहे हैं, आप अपने किसी डाउट या किसी प्रश्न को पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, या फिर आप स्टूडेंट हैं तो आप मेरा मोबाइल नंबर जानते ही हैं, सीधे फ़ोन करके डिस्कशन कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर वैद्युतिकी से संबंधित कुछ नवीन चीज़ों को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।